आवाज़ इंडिया के दर्शकों को, सारे ही दर्शकों को साधुवाद, विनम्र अभिवादन, सप्रेम जय भीम। आशा करता हूँ कि आप कोरोना महामारी के प्रकोप से सुरक्षित होंगे। साथ ही मंगल कामना करता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने कार्य में व्यस्त रहें। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस नई नीति पर बात करने जा रहे हैं। याद रहे, यह नीति मोदी सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाई गई है। यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र राजकीय विचारधारा रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की एक सदस्य संस्था है, संगठन है। इस परिवार के 36 प्रमुख सदस्य संगठन हैं। किसी की भी स्वतंत्र फिलॉसफी नहीं है। आरएसएस की फिलॉसफी वही बीजेपी की फिलॉसफी एवं अन्य परिवार के सदस्यों की संगठनों की भी फिलॉसफी है और इस फिलॉसफी को हिंदुत्व की फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। और मातृपितृ संस्था आरएसएस सहित परिवार के सारे ही सदस्य संगठनों का एक कॉमन एजेंडा भी है और यह कॉमन एजेंडा है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। इसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व है, बीजेपी इससे अलग नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निरीक्षण, परीक्षण, आकलन, अध्ययन, विश्लेषण करना पड़ेगा और ये सारा करते समय इस उपरोक्त जो मैंने बात कही है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉलिसी का मसौदा मई 2019 में सर्वप्रथम जनता के लिए खुला किया गया, उपलब्ध हुआ। वह मसौदा मैं आपको बताऊंगा, परंतु उस मसौदे का स्वागत भी हुआ। उसके बाद में जो पॉलिसी आई उसका भी स्वागत हुआ, उसका भी विरोध हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा मई 2019 में लोगों के लिए खुला किया गया, सार्वजनिक जनता को उपलब्ध हुआ। उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले नई शिक्षा नीति 2020 का प्रलेख भी उपलब्ध करवाया गया। दोनों समय कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। परंतु स्वागत करने वाले कौन है और विरोध करने वाले कौन है, यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम इस मसौदे का और शिक्षा नीति का स्वागत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्व की फिलॉसफी मानने वाले सारे ही बुद्धिजीवियों ने, बुद्धिवंतों ने इस नीति का स्वागत किया। दूसरा जो घटक था, दूसरा जो तत्व था इस नीति का स्वागत करने वाला, वह है भारत में जितनी भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों ने इसका तहे दिल से स्वागत किया। और तीसरा पक्ष, शायद आप लोगों को आश्चर्य होगा, यह भारत के जगत का कारपोरेट सेक्टर जो है, इस कारपोरेट सेक्टर ने इसका स्वागत किया। इसके पीछे क्या मंशा है, क्यों स्वागत किया गया, इस बात पर हम जरूर आएंगे इस पॉलिसी के संबंध में। परंतु साथ ही भारत में ऐसा भी एक वर्ग है जिस वर्ग ने इस पॉलिसी का विरोध किया। उसमें दो वर्ग प्रमुख हैं। एक तो फुले शाहू आंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला, इन महानुभावों की शिक्षा संबंधी नीतियों को मानने वाला, साथ ही संवैधानिक मूल्यों पर अटल अविचल श्रद्धा रखने वाला एक वर्ग, और साथ में जितने भी वामपंथी दल है उन सारे ही लोगों ने इस शिक्षा नीति का विरोध किया है। आरएसएस को इस शिक्षा नीति में विशेष रुचि है। यह अभी नहीं, बार बार उनकी जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त हुई है मीडिया के माध्यम से, उसके संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। परंतु एक किताब मुझे उपलब्ध हुई है, वो किताब है द आरएसएस, ए व्यू टू द इनसाइड, ए व्यू टू द इनसाइड। इस किताब में एक एजुकेशन पर एक स्वतंत्र चैप्टर है
उसका शीर्षक है इंडियनाइजिंग एजुकेशन। इंडियनाइजिंग एजुकेशन। आम भारतीय इसका शिक्षा का भारतीयकरण कह सकता है, परंतु हिंदुत्ववादी विचार मानने वाले शायद इसका अनुवाद शिक्षा का हिंदुत्वकरण ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि the RSS has always viewed education as its core mission and virtually all its affiliates engage in some form of it, some with the specific mission of managing schools at the primary, secondary and tertiary levels and on the mass scale. कितना विस्तार है शिक्षा के क्षेत्र में, आरएसएस का कितना विस्तार है शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के क्षेत्र में। इस संबंध में कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया गया है। द विद्या भारती, यह आरएसएस के एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। द विद्या भारती, भारतीज 2016 statistical report shows the very quick growth in the number of affiliated schools in 1978, since 1978, noting that there are 13,000 schools with some 32 lakh students and 1,46,000 teachers, making it largest private school system in India. In addition to these Vidya Bharati schools, another RSS affiliated educational group, the Ekal Vidyalaya, established in 1986, has about 15 lakh students. In some 54,000 one teacher, one school facilities located mainly in remote, rural and tribal areas. With this large potential market for textbooks, RSS affiliate groups have commissioned books on history and ethics for the use of Shishu Mandir and other RSS affiliated schools. तो इतना बड़ा साम्राज्य RSS ने खड़ा किया है शिक्षा के क्षेत्र में। उद्देश्य है अपनी फिलॉसफी का विस्तार करना। एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब घोषित की है, उस पर प्रिंट मीडिया में कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिक्रिया है। वो कहते हैं कि नई शिक्षा नीति यह सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का महायज्ञ है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का महान यज्ञ है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम देश का वर्तमान और भविष्य निर्धारित करना चाहते हैं, नियोजित करना चाहते हैं, आकार देना चाहते हैं, और यह प्रक्रिया एक महायज्ञ की प्रक्रिया है। तो एक महायज्ञ है। शिक्षा नीति के माध्यम से समाज में परिवर्तन का महायज्ञ आयोजित किया गया है, आरंभ किया गया है। कुछ दिन पहले ऐसा ही एक महायज्ञ 5 अगस्त को अयोध्या में किया गया था, राम मंदिर के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में। दूसरी प्रतिक्रिया जो है वह पूर्व ही कहना पड़ेगा, HRD मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो इस मंत्रालय का नाम अभी बदल दिया गया है और इस मंत्रालय को एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय कहा गया है। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक बड़ी लंबी चौड़ी एक इंटरव्यू दिया है। उसमें अनेक बातें इन्होंने कही है। इन्होंने ही यह पॉलिसी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत की थी और मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात मंत्रिमंडल समिति ने इसे मान्यता दी और यह पॉलिसी लागू हुई है मंत्रिमंडल समिति की मान्यता के पश्चात। इस पर सबसे बड़ा आक्षेप एक है
वह आक्षेप यह है कि यह पॉलिसी बिना संसद की मंजूरी के लागू की गई है। ध्यान रहे, हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान द्वारा स्थापित डेमोक्रेसी में रहते हैं, जहां संसद यह सर्व लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली और क्रिटिकल डिसीजंस लेने वाली लोक निर्वाचित सर्वोच्च संस्था है। इसके पहले 60s में कोठारी कमीशन द्वारा एक पॉलिसी लाई गई थी एजुकेशन। उसके बाद में इस पॉलिसी में भी कहा गया है कि 1986 में दूसरी पॉलिसी आई थी, उसके बाद में यह तीसरी पॉलिसी है। पहली नीतियां पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना मंजूर नहीं हुई थी और लागू भी नहीं की थी। इससे यह पॉलिसी बिना पार्लियामेंट के समक्ष रखे मंजूर की गई और इस पर अमल भी शुरू हुआ है। यह दर्शाता है कि भाजपा और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट जैसी सर्वोच्च लोक निर्वाचित संस्था का कितना आदर करते हैं, यह इस बात से स्पष्ट है। एक बड़ी ही अहम बात कही है जिसमें थोड़ी देर के बाद मैं बात करूंगा, परंतु आप जो भी उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं उनके लिए इसके बाद में यह नीति लागू होने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए एंट्रेंस एग्जाम ली जाएगी। अब तक एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए थी, जो मेडिकल एजुकेशन हो या लॉ की एजुकेशन हो या इंजीनियरिंग हो या फार्मेसी हो, इस प्रकार के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती थी। IIT IIM में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती थी, परंतु इस पॉलिसी के लागू होने के पश्चात सारे ही हायर एजुकेशन के लिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ सारे ही फैकल्टीज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी की गई है। उसके संबंध में निशंक जी कहते हैं, देयर विल बी एन aptitude test on the lines of SAT in the US for entrance into colleges, मतलब higher education. Board results alone will no longer determine admission, to be overseen by the National Testing Agency NTA. These tests will serve as a common entrance exam across the country, with the universities free to add other criteria. However, universities can choose to disregard NTA assessment altogether and continue with their own entrance exam. बड़ा अजीब सा लगता है, राष्ट्रीय स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम होगी, लागू होगी, साथ में ये भी कहा गया है कि विद्यापीठ अपने कुछ एग्जाम्स, अपने कुछ क्राइटेरिया लगा सकते हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि यदि विद्यापीठ चाहे, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली एंट्रेंस परीक्षा बाजू रखकर अपने एंट्रेंस एग्जाम ले सकते हैं। इसके पीछे एक निहित स्वार्थ तत्व कार्य कर रहा है। वो है, इस एजुकेशन पॉलिसी में दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं। एक सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं का, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं का या अनुदानित शिक्षा संस्थाओं का, उसको हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कहेंगे, और दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। जब इस प्रकार का प्रावधान किया जाता है, नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, उसमें यदि संस्थाएं चाहे तो कुछ क्राइटेरिया जोड़ सकेगी, या संस्थाएं चाहे तो अलग से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकेगी। इसका सिंपल अर्थ यह है कि सरकार शासित, सरकार द्वारा निधि प्राप्त संस्थाओं में सरकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, उसी समय प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकेगी।
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए इसी प्रकार का प्रावधान किया जाता है जो स्पष्ट तौर पर लिखा नहीं जाता, मगर उसका अर्थ ये होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसके आगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते अपनी स्वयं की एंट्रेंस एग्ज़ाम रख सकेंगे, रखेंगे भी, रखते आ रहे हैं, आगे भी यह प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। एक और इंटरव्यू में हमारे वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहते हैं, यह पॉलिसी धीरे धीरे क्रमवार स्टेप बाय स्टेप 2040 तक पूरी तौर पर लागू होगी और उसके बाद कितने समय तक लागू रहेगी हम में से कोई भी नहीं जानता। इसी पॉलिसी के प्रेजेंटेशन के दरमियान यह कहा गया था कि पिछली पॉलिसी 1986 में लाई गई थी, 1992 में उसमें कुछ सुधार किए गए थे और उसके बाद में इतने सालों बाद 34 ईयर्स बाद यह तीसरी पॉलिसी आई है। उसको 34 ईयर्स लगे, 20 साल तो इस नई नीति को लागू करने में ही लगेंगे और उसके बाद कितने साल तक ये नई नीति लागू रहेगी मालूम नहीं। इसका मतलब ये है वर्तमान युवा पीढ़ी के साथ साथ आने वाली कितनी पीढ़ियों को यह शिक्षा नीति प्रभावित करेगी, यह सोचने की बात है। और इसके चलते हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस पॉलिसी का प्रभाव केवल वर्तमान युवा पीढ़ी पर नहीं, आने वाली भावी पीढ़ियों पर भी होने वाला है। इसलिए इस पॉलिसी की तरफ बड़ी ही गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। इसी दरमियान एक हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय ने, कोश्यारी जी ने, एक बड़ा ही एक अजीब सा विधान किया है। उसको कंट्रोवर्शियल तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा, बड़ा विचित्र सा विधान किया है। नागपुर में थे, उन्होंने यह विधान किया है, इस एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत भाषा को बहुत ही गौरवान्वित किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में ये विधान आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ। संस्कृत भाषा को नई शिक्षा नीति में बहुत अधिक बढ़ चढ़कर गौरवान्वित किया गया है। हमारे राज्यपाल महोदय कहते हैं, कुछ लोग संस्कृत भाषा का विरोध करते हैं, परंतु इतना नहीं कहा उन्होंने कहा है कि विशिष्ट विचारधारा के लोग ही संस्कृत का विरोध करते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने यह विशिष्ट विचारधारा के लोग कौन हैं इसका उल्लेख नहीं किया है, परंतु साथ में यह भी कह दिया है कि विशिष्ट विचारधारा के लोग ही संस्कृत को पुनर्वैभव प्राप्त करवा देना चाहते हैं और संस्कृत को एक प्रकार से जो मृत भाषा मानी गई है उसको पुनर्जीवित करने के प्रयासों का विरोध निश्चित तौर पर कुछ लोग कर रहे हैं। इसीलिए हमारे राज्यपाल महोदय कहते हैं कि विशिष्ट विचारधारा के लोग इस पॉलिसी का विरोध करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने कहा कि कारपोरेट सेक्टर इस पॉलिसी का स्वागत करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के कमेंट है, बड़ी सुंदर कमेंट है, कारपोरेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है टाइम्स ऑफ इंडिया। वो कहता है कि एनईपी रियली डिसअपॉइंट्स हियर बाय फेलिंग टू अलाउ प्रॉफिट एजुकेशन। सिंपल कमेंट है। कहीं तो भी इस नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाभार्जन न करे, इस पर थोड़ा नियंत्रण नियमन किया जाएगा, वो भी कारपोरेट सेक्टर को मान्य नहीं है, ऐसा इसका अर्थ होता है। कुछ विरोध में कमेंट आई है। इस नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन में ही व्यवसाय प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया गया है। 6वीं क्लास में जब विद्यार्थी होगा तब से उसको व्यवसाय प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह व्यवसाय परंपरागत व्यवसाय होंगे जिसमें माली काम आएगा,
कुम्हार काम आएगा, मोची काम आएगा, सुतार का काम आएगा, लोहार का काम आएगा। इस प्रकार के व्यवसाय को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह एक प्रतिक्रिया कहती हैं कि 6वीं क्लास के बाद में इस प्रकार का व्यवसाय प्रशिक्षण स्कूल करिकुलम का अनिवार्य हिस्सा होगा और इन व्यवसायों में प्रशिक्षित होने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे कौन? तो रेगुलर वोकेशनल टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, तो व्यवहार में, मार्केट में जो यह व्यवसाय करते हैं उन्हीं लोगों को प्रशिक्षित करके आमंत्रित किया जाएगा और इस व्यवसाय का प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों का भी प्लेसमेंट इन लोगों के पास किया जाएगा। सोच सकते हैं कि आगे चलकर उनका भवितव्य क्या होगा। विद्यापीठ अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव जी थोरात ने अपनी प्रतिक्रिया 8 अगस्त को व्यक्त की हैं। वो कहते हैं कि इस शिक्षा नीति को बनाने के समय पिछले अनुभवों पर विचार नहीं किया गया है। बिना पिछले अनुभवों का विचार करते हुए यह शिक्षा नीति लाई गए हैं। एक प्रकार से किसी के दिमाग की उपज है जिस पर पूर्वानुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ में उन्होंने एक बड़ी सटीक सी कमेंट की है और बड़ी उचित कमेंट है। वो कमेंट यह है कि शालेय एवं उच्च शिक्षा में व्यक्तिमत्व विकास के लिए जो मूल्य शिक्षा का अंतर्भाव किया गया है उसमें हिंदू धर्म के जो मूल्य हैं वह पढ़ाए जाने की योजना रखी गई है, ऐसा सूचित होता है। इसका मतलब सुखदेव थोरात जी यह कहते हैं कि मूल्य शिक्षा के नाम पर स्कूली शिक्षा में और उच्च शिक्षा में जो शिक्षा दी जाने वाली है वह हिंदू धर्म के मूल्य पर आधारित शिक्षा होगी। एक प्रतिक्रिया ऐसे भी है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रीड्स लाइक एन इम्प्रेसिव विश लिस्ट बट बार्टर्स राइट टू एजुकेशन। इसका मतलब है कि बहुत सारी ये करना है, वो करना है, ऐसा होगा वैसा होगा कहा गया है, मगर ये सारा करते समय शिक्षा का अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं करते हुए उसको छोड़ दिया गया है। और यह शिक्षा नीति पार्लियामेंट के सामने नहीं रखी गई और गए 6-8 महीने से शिक्षा संस्थान बंद होते हुए भी उनसे भी किसी भी प्रकार का विचार विनिमय न करते हुए यह शिक्षा नीति लाई गई है। यह शिक्षा नीति वास्तव में दलित, माइनॉरिटीज और इसी प्रकार के पिछड़े वर्गों के अहित की शिक्षा नीति है। इनको शिक्षा से वंचित करने वाली यह नीति है। इस शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र का उल्लेख है, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तमिलनाडु के सरकार ने घोषित किया है कि वर्तमान शिक्षा नीति में जो लागू की जा रही है इस शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा का सूत्र है तमिलनाडु में लागू नहीं होगा। तमिलनाडु में केवल द्विभाषा सूत्र लागू होगा और वह होगा तमिल और अंग्रेजी। इसका अर्थ यह भी है कि यह शिक्षा नीति यदि कोई राज्य चाहे तो पार्टली लागू करेगी, कोई राज्य चाहे तो लागू नहीं भी करेगी। इस संबंध में आज के ही पेपर में मैंने महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री माननीय वर्षा गायकवाड़ जी का स्टेटमेंट पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि कुछ तथ्यों पर हमारी वर्तमान महाराष्ट्र की शिक्षा नीति जो हम लागू कर रहे हैं वह इस शिक्षा नीति से बहुत आगे हैं। यह नई शिक्षा नीति भले ही लागू हो केंद्र सरकार द्वारा, लागू करते समय हम इस पर पुनर्विचार करेंगे और जब आवश्यकता महसूस हो
तब लागू करेंगे। इसका मेरे जैसा व्यक्ति ऐसा भी अर्थ ले सकता है कि यह जरूरी नहीं कि हर राज्य इस शिक्षा नीति को जैसी बताई गई है वैसे ही लागू करे। दो प्रतिक्रियाएं मराठी में हैं, मैं वैसे ही पढ़ना चाहूँगा, अभी मेरे लिए अनुवाद का समय नहीं है। भाषा पसायदानाची, कृती द्रोणाचार्याची, कस्तुरीरंगर समितीने नमूद केलेल्या परवडणारे शिक्षण, समता, संधी, गुणवत्ता व उत्तरदायित्व या निकषावर नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक मांडणारा अहवाल सपशेल नापास होतो। उलट सामान्य जनतेला शिक्षण नाकारणारा, विषमता वाढवणारा, शिक्षणाची पूर्वापार मक्तेदारी कायम ठेवणारा हा अभिजनवादी अहवाल आहे। एक प्रतिक्रिया और है, शिक्षण हक्काचा संकोच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शाळा संकुलाचा प्रस्ताव बालकांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काच्या कायद्याचा गळा चेपणारा आहे। शाळांना सर्व सुविधा देण्याची सक्ती करण्याऐवजी नव्या धोरणाने आहे तो कायदा पातळ केला। परिणामी गरीब बहुजन मुलांचा मूलभूत अधिकार संकुचित झाला। हम शिक्षा नीति के बारे में बातचीत करते हैं। अभी तक शिक्षा नीति के संबंध में 3 प्रलेख प्रस्तुत किए गए हैं। ये जो पहला प्रलेख है इसको कहा गया है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। ड्राफ्ट एजुकेशनल पॉलिसी 2019 मई में यह ड्राफ्ट लोगों के उपलब्ध हुआ और उसके बाद में इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारा विचार विनिमय भी हुआ और अलग अलग लोगों ने इस समिति ने, कस्तूरीरंगन समिति ने इस पर प्रतिक्रियाएं मंगाई थी। सुना जाता है कि कई लाख प्रतिक्रियाएं पहुंचाई गई इस समिति तक, उनका अध्ययन किया गया और इस ड्राफ्ट में कुछ सुधार करने के पश्चात इस समिति ने मंत्रिमंडल को अपना फाइनल ड्राफ्ट दिया है। क्या सुधार किया मालूम नहीं, प्रतिक्रियाएं पड़ी है मालूम नहीं, प्रतिक्रियाएं पहुंच गई मालूम नहीं। और समिति ने कहा कि कई लाख प्रतिक्रिया आई, हमने उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात हमने उसमें हमारे ड्राफ्ट में कुछ सुधार न करने के पश्चात यह ड्राफ्ट मंत्रिमंडल समिति के समक्ष हम लोगों ने रखा है। अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले अनेकानेक लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। प्रमुखता से इसमें सुखदेव जी थोरात और उनके समूह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उनकी टीम ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। साथ ही हमारे मित्र जो इस पॉलिसी पर शुरू से ही अध्ययनरत रहे हैं, उन्होंने, हमारे माननीय मित्र हरिश्चंद्र सुखदेवी जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदीप गायकवाड़ और अवनी पाटिल, ये जो समता सैनिक दल के लोग हैं, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। वंदना संघ के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त की गई। अलग अलग जगह पर सेमिनार्स लगाए गए, सम्मेलन लगाए गए, कॉन्फ्रेंसेस लगाई गई और एक कॉमन ड्राफ्ट बनाकर हम क्या चाहते हैं, हम इस शिक्षा नीति का विरोध क्यों करते हैं और हम क्या चाहते हैं, यह ड्राफ्ट भी भेजा गया जो मैं बाद में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। उसके बाद में यह एक डॉक्यूमेंट 30 तारीख को यह एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल हुआ सरकार की तरफ से। इस डॉक्यूमेंट पर टाइटल नहीं है, इस डॉक्यूमेंट पर लिखा गया है कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पेविंग वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन। ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स, आमूलचूल परिवर्तन, शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा, ऐसा यह दावा किया गया है। जब यह ड्राफ्ट लोगों के हाथ में आया तब टीवी पर इस ड्राफ्ट पर चर्चा की गई और इस डॉक्यूमेंट पर कुछ प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई। पहली प्रतिक्रिया यह थी कि क्या
शिक्षा नीति पर कारपोरेट सेक्टर हावी होगा? इस ड्राफ्ट पर। दूसरा, क्या मुफ्त और रियायती शिक्षा बनी रहेगी? तीसरा था, विदेशी विद्यापीठ यहाँ आएंगे, क्या आम आदमी की पहुंच विदेशी विद्यापीठों तक होगी? और इसमें जो ऑटोनॉमी की बात कही है, एकेडमिक ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, जिस पर मैं बाद में विस्तार से बात करूंगा, उसको ग्रेडेड ऑटोनॉमी कहा गया है। यह ग्रेडेड ऑटोनॉमी के बारे में मैं बाद में आप लोगों से बात करूंगा। यह ड्राफ्ट क्यों रिलीज किया गया है, अभी तक किसी के भी समझ में नहीं आया है। ऐसा लगता है कि एक बड़ा ड्राफ्ट शायद किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, बहुत सारे 99% लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा। सुखदेव थोराट जैसे कुछ लोगों ने शायद इसको विस्तार में पढ़ा होगा, बाकी किसी ने भी इसको पढ़ने की संभावना बहुत कम है। जो शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, अपने समाज में शिक्षा के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने निश्चित तौर पर पढ़ा, इसका अध्ययन किया और उसको प्रतिक्रियाएं भी दी। पर आम आदमी के पहुंच के बाहर है। इतना बड़ा 600-700 पेज का अंग्रेजी का ड्राफ्ट प्रकाशित किया, बड़े रोते गाते हिंदी का ड्राफ्ट आया, जो हिंदी अंग्रेजी से भी कठिन थी, तो शायद ही आम आदमी ने इसको पढ़ा होगा। उसके बाद का यह डॉक्यूमेंट, और फिर तीसरा और फाइनल डॉक्यूमेंट आया, जिसको कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यह 30 तारीख को हमें मुझे उपलब्ध हुआ, ये 31 तारीख को हुआ। और मेरी यह मान्यता है कि लोगों में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इसमें बड़े सिलेक्टेड चैप्टर्स है एजुकेशन पॉलिसी में से, सिलेक्टेड, जो शायद हर एक पढ़ सकता है। इसको बहुत छोटा सा ड्राफ्ट है और शायद लोगों को अपील होने वाली बातें इसमें कही गई हैं। हो सकता है कि विरोध को कम करने के लिए या सही बात लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हो। अब देखिए, ये ड्राफ्ट है, ये स्वीकृत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। 700 पेज का ड्राफ्ट 62 पेज में दिया गया है पॉलिसी के रूप में। 62 पेजेस इस डॉक्यूमेंट में, केवल 62 पेजेस है, इसमें 700 पेज। इसमें मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये आरोप है, ये ड्राफ्ट पर आरोप है, यह ड्राफ्ट जितना बताता है उससे ज़्यादा छुपाता है। मैं आऊँगा विस्तार से, जितना बताता है उससे ज़्यादा छुपाता है। यह ड्राफ्ट भी मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में 2 पैरेलल स्ट्रीम होंगे, एक सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र, सरकार की शिक्षा संस्थाएं, साथ में शायद अनुदानित शिक्षा संस्थाएं यदि कायम रह पाई तो इसको हम सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र कहेंगे, और दूसरा प्राइवेट शिक्षा क्षेत्र। इस पॉलिसी में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर 1/3 पेजेस दिए गए हैं। करीब 200-250 पेज में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का उल्लेख है। इस ड्राफ्ट में शालेय शिक्षा और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, दोनों को मिलाकर 62 पेज के डॉक्यूमेंट में केवल 4 जगह पर प्राइवेट शब्द आया है। मैंने अंडरलाइन किया है, जहां जहां आया मैं आपको बताऊंगा। केवल 4 जगह पर प्राइवेट शब्द आता है। और इसीलिए मेरी यह मान्यता है कि यदि इस ड्राफ्ट को समझना है, इस पॉलिसी को समझना है, तो यह डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है ड्राफ्ट का। जिसने यह डॉक्यूमेंट पढ़ा है उसी को यह पॉलिसी समझ में आएगी। सिर्फ 62 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़कर हम शिक्षा की नीति को समझ नहीं सकते, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट बताता कम है, छुपाता ज़्यादा है, और जो छुपाया गया है उसको पढ़ना पड़ता है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो लिखा नहीं गया है वो भी पढ़ना पड़ता है, और वो पढ़ सकता है वही जिसने इस ड्राफ्ट को केयरफुली
पड़ा हो। अब इस पॉलिसी में क्या दिया गया है और क्या छुपाया गया है, इसकी हम बात करेंगे क्रमवार। शुरू में ही यह पॉलिसी कहती है, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग ह्यूमन पोटेंशियल। बहुत सही बात कही है। ह्यूमन पोटेंशियल अचीव करने के लिए एजुकेशन जैसा और कोई माध्यम है नहीं, हो भी नहीं सकता, यह सारे ही मानते हैं। आगे चलकर डेवलपिंग एन इक्विटेबल जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। बड़ी अजीब सी बात है। इक्विटेबल जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। इक्विटेबल सोसाइटी, जिस एजुकेशन पॉलिसी में दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, सार्वजनिक और प्राइवेट, वो पॉलिसी इक्विटेबल एजुकेशन दे ही नहीं सकती। वो पॉलिसी इक्विटेबल सोसाइटी की बात करती हैं। समान शिक्षा जो पॉलिसी दे नहीं सकती, वो पॉलिसी समानता का मूल्य समाज में प्रस्तापित करने की बात करती हैं। जस्ट सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी का मैं उदाहरण दूंगा। जिन्होंने यह पॉलिसी ड्राफ्ट की है, वो जस्ट सोसाइटी को समरसता पर आधारित समाज कहते हैं। हम जस्ट सोसाइटी को समता पर आधारित समाज कहते हैं। जस्ट सोसाइटी की व्याख्या मैं जिसको समानता, इक्विटी, इक्वेलिटी की बात करता हूँ, वहीं पर जस्ट सोसाइटी इस पॉलिसी में समरसता की भी बात कर सकती हैं। क्या ऐसी जस्ट सोसाइटी चाहिए जो जाति व्यवस्था कायम रखकर समरसता की बात करती हो? और रहा सवाल डेवलपमेंट का, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट आज भी सरकार कहती है कि हम नेशनल डेवलपमेंट कर रही हैं, जिसके चलते इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ रही है, जिसके चलते रोजगार छीने जा रहे हैं, जिसके चलते दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कभी भी विकास आम आदमी तक पहुंच नहीं पाया है। कौन सी डेवलपमेंट और किसकी डेवलपमेंट की बात यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है मालूम नहीं। जब तक डेवलपमेंट डिफाइन नहीं किया जाता एजुकेशन पॉलिसी में, जब तक डेवलपमेंट डिफाइन नहीं किया जाता, जब तक जस्ट सोसाइटी डिफाइन नहीं की जाती, जब तक इक्विटेबल सोसाइटी डिफाइन नहीं की जाती, तब तक राज्यकर्ता बीजेपी अपने तरह से इक्विटेबल, जस्ट और डेवलपमेंट को डिफाइन करेगा। आरएसएस अपने 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 को जैसा चाहिए वैसा जस्ट, इक्विटेबल और डेवलपमेंट को डिफाइन करेगा। और हम आम्बेडकरवादी, हमारे लिए तो डेवलपमेंट वो है जो संविधान का प्रीएम्बल कहता है। इसमें सिंपली कहना चाहिए कि हमको वो सोसाइटी चाहिए जो प्रीएम्बल में लिखी गई है। इतने शब्द लिखने की और इतना चब्बा लंबा चौड़ा निवेदन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आगे कहा गया, द रिच हेरिटेज ऑफ एंशंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट। एंशंट, इटर्नल इंडियन, चिरंतन, प्राचीन, चिरंतन भारतीय ज्ञान, एंड थॉट और विचारधारा हैज बीन गाइडिंग लाइट ऑफ दिस पॉलिसी। इसका मतलब स्पष्ट है, यह पॉलिसी काय पर आधारित है? एंशंट इंडियन नॉलेज एंड थॉट। ख्याल में रखिए, फिर से रिपीट करता हूं, यह पॉलिसी काय पर आधारित है? एंशंट इंडियन नॉलेज एंड थॉट, जिसमें ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य, यह इस पॉलिसी का आधार होगा। अब प्राचीन भारत का गौरव इसे ही कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक प्रतिक्रिया पढ़ी, क्या द्रोणाचार्य जैसी गुरु प्रणाली की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था हम लाना चाहते हैं? प्राचीन भारत में कुछ लोग उसको गौरवान्वित मानते हैं। कौन सा प्राचीन भारत? कौन सा प्राचीन भारत?
द्रोणाचार्य वाला, गुरुकुल वाला, या बुद्ध का प्राचीन भारत? जब तक यह बातें स्पष्ट नहीं होगी तब तक यह मानकर चलेंगे कि हिंदुत्ववादियों को जिस प्राचीन भारत का गौरव करना है, जिस प्राचीन भारतीय विचारधारा का गौरव करना है, उस पर यह पॉलिसी आधारित है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। और इस पर बहुत सारे पेजेस लिखे गए हैं। आगे यह पॉलिसी कहती है कि इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी एनविसेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख करना पड़ता है, प्लूरल सोसाइटी का भी उल्लेख करना पड़ता है, और इस प्रकार से। अब आइए हम लोग स्कूली शिक्षा पर बात करते हैं। स्कूली शिक्षा के लिए इन्होंने यह डायग्राम प्रस्तुत किया है। यह मॉडल है। ध्यान रहे कि यह मॉडल सार्वजनिक शिक्षा के लिए है, प्राइवेट शिक्षा में लागू होगा ही इसकी संभावना नहीं है। एक तरफ यह जो दिया गया है, यह अभी जो वर्तमान में लागू है वह शिक्षा प्रणाली है। इसमें 10+2 है, और 10+2 6 साल से लेकर तो 18 साल तक, 6 से लेकर तो 16 साल तक 10 क्लासेस, और उसके बाद में 16 से 18 के 2 क्लासेस, 12वीं 11वीं 12वीं, इस प्रकार से। इसके बजाय नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली लाई गई है। आंगनवाड़ी के 3 साल और उसको प्राइमरी के 2 साल जोड़े जाएंगे। प्राइमरी जो पहली और दूसरी कक्षा, ऐसे 5 वर्ष। उसके बाद में तीसरी, चौथी, पाँचवीं या सेकंड स्टेप। उसके बाद में 6वीं, 7वीं, 8वीं 3 साल तीसरी स्टेप, और 9वीं से 12वीं फिर से 4 साल। इस प्रकार से यह आंगनवाड़ी से लेकर तो 12वीं तक की शिक्षा प्रणाली 15 साल की होगी। आयुगट 3 साल से लेकर तो 18 साल का होगा। इसका बेस आंगनवाड़ी होगा। इसका बेस क्या होगा? आंगनवाड़ी होगा। मैं अनुरोध करता हूं, जिसको यह एजुकेशन पॉलिसी समझनी है उनसे अनुरोध करता हूं, जाइए, आपके पड़ोस में कोई स्लम एरिया होगी, वहाँ की आंगनवाड़ी देख लीजिए, या गांव में आंगनवाड़ी की दशा देख लीजिए। क्या होता है आंगनवाड़ी में, कैसे पढ़ते हैं विद्यार्थी, पढ़ते भी हैं, या आंगनवाड़ी में भोजन मिलता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है, आहार मिलता है, इसलिए बच्चे जाते हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चों को बाजू के कॉन्वेंट में भेजना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं करते हुए भी। और फिर भी यह शिक्षा नीति आंगनवाड़ी को बेस बनाना चाहती है, आंगनवाड़ी को बेस बनाना चाहती हैं। साथ ही जब आंगनवाड़ी को बेस बनाया गया तो साथ में ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नर्सरी है, KG1 है, KG2 है, वहाँ पर भी 3 साल है। उसके बाद में प्राइमरी एजुकेशन शुरू होता है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए नर्सरी, KG1, KG2 बेस होगा, और सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों के लिए आंगनवाड़ी के 3 साल और प्राथमिक शिक्षा और सेकेंडरी शिक्षा बेस होगी। कल्पना कीजिए, सोचिए थोड़ा सा कि एक तरफ आंगनवाड़ी के 3 साल और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन आंगनवाड़ी को जोड़ दिया जाएगा, दूसरी तरफ कॉन्वेंट जिसमें नर्सरी, KG1, KG2 और बाद में पहली और दूसरी कक्षा, यह दोनों जब 12वीं तक जाएंगे तो दोनों का फ्यूचर क्या होगा? एक तरफ फ्री शिक्षा मिलेगी, शायद फ्री शिक्षा मिलेगी, उसमें शायद ये भी प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? साथ में माध्याह्न भोजन का प्रावधान है, साथ में ब्रेकफास्ट का भी प्रावधान है। साथ में ये भी कहा गया है कि आंगनवाड़ी से लेकर तो 12वीं कक्षा तक राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने का प्रावधान किया जाने की संभावना है। लागू हो गई इसकी गारंटी नहीं। मतलब एक तरफ फ्री एजुकेशन प्लस मिड डे मील प्लस ब्रेकफास्ट, दूसरी तरफ
नर्सरी स्कूल से ही लाख 2 लाख इन्वेस्ट करते हुए यदि 12वीं तक जाता है तो करीब 25-30 लाख इन्वेस्ट करने वाली शिक्षा प्रणाली, दोनों का भवितव्य क्या होगा, इसको कहते हैं इंक्लूसिव शिक्षा। सरकार क्या कहती है? इंक्लूसिव शिक्षा। मतलब बच्चा या तो कॉन्वेंट में जाएगा, कॉन्वेंट में नहीं जा सकता तो आंगनवाड़ी में आएगा। परंतु फिर जब इक्वल एजुकेशन की बात आती है, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, तो क्या दोनों तरफ इक्वल क्वालिटी एजुकेशन होगा? दूसरी बात, 6वीं क्लास से लेकर तो दोनों ही स्तर पर व्यवसाय प्रशिक्षण एक शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है, ऑप्शनल नहीं है, अनिवार्य रहेगा। जब ऑप्शन भी दिया जाता है तो सरकारी स्कूल में तो कंपलसरी होगा और प्राइवेट स्कूल में कंपलसरी नहीं होगा। 6वीं क्लास से व्यवसाय, कौन से व्यवसाय? वो व्यवसाय जिसको हम परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। पढ़ाएगा कौन? तो परंपरागत व्यवसाय करना। कुम्हार का व्यवसाय कुम्हार आकर पढ़ाएगा, सुतार का व्यवसाय सुतार बढ़ई पर आकर पढ़ाएगा, चर्मकार का व्यवसाय चर्मकार आकर पढ़ाएगा। क्या व्यवसाय जाति आधारित नहीं है? सुतार का बेटा सुतार काम में नहीं जाएगा, लोहार का बेटा लोहार काम में नहीं जाएगा। ये परंपरागत जाति आधारित व्यवसाय पढ़ाए जाएंगे, वही लोग पढ़ाएंगे और वहीं उनको प्लेसमेंट किया जाएगा। ये सब बातें क्यों भाई? ये सब बातें इसलिए कि ये पढ़ने के बाद 12वीं तक जब बच्चा आएगा तब वो किसी ना किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण लिया होगा। वह 12वीं के बाद अपने व्यवसाय में जाए, हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। पहली छलनी लग गई। व्यवसाय प्रशिक्षण देकर हम सरकारी संस्था में पढ़ने वाले लोगों को हायर शिक्षा में कम से कम लोग जाए, इसके लिए हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके दूसरी ओर यदि प्राइवेट शिक्षा की हम बात करते हैं तो ना व्यवसाय प्रशिक्षक का कंपल्सन होगा ना कुछ भी। दूसरी बात, शिक्षा नीति कहती है इफ पॉसिबल वेर एवर पॉसिबल, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में हो, 8वीं तक हो तो बहुत अच्छा, और 12वीं तक हो तो क्या कहने हैं। अंडरलाइन कीजिए, वेर एवर पॉसिबल। अब देखिए 2 स्ट्रीम है। सार्वजनिक शालाओं में क्या होगा? वेर एवर पॉसिबल नहीं होगा। सार्वजनिक शाला में सारी ही शिक्षा मातृभाषा से दी जाएगी, अंग्रेजी माध्यम नहीं होगा, नहीं होगा जिसको अंग्रेजी और इधर वेर एवर पॉसिबल का मतलब सारे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएंगे। और फिर भी यह शिक्षा नीति दावा करती हैं कि हम इक्वल एजुकेशन दे रहे हैं। तीसरी बात, आज साधन सामग्री की दृष्टि से सारे दृष्टि से प्राइवेट स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सरकारी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तुलना हम कर नहीं सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर दोनों दृष्टि से हम तुलना नहीं करते। इसको थोड़ा सा बदलने के लिए एक बड़ी अजीब सी कंसेप्ट लाई गई है जिसको कहते हैं कि एक परिसर शालाओं का समूह बनाया जाएगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स। एक विशिष्ट परिसर में जितनी शालाएं हैं वो स्कूल कॉम्प्लेक्स में जोड़ दी जाएगी। फिर जिसके पास शिक्षक कम है, जिसके पास अच्छे शिक्षक है, वो वहाँ जाकर पढ़ाएंगे। स्कूल ग्राउंड नहीं है तो विद्यार्थी खेलने के लिए इधर आएंगे, लेबोरेटरी नहीं है तो किसी तीसरे स्कूल में जाएंगे। यह है स्कूल कॉम्प्लेक्स। जो कमज़ोर शालाएं हैं, साधनहीन है, उनको अच्छा नहीं किया जाएगा। जो साधन संपन्न है या नहीं है मालूम नहीं, मगर उनके संसाधन, मानव और इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर स्कूलों को अच्छी शिक्षा देने के लिए यूज में लाए जाएंगे। साथ ही संस्कृत, कला और संस्कृति यह भी अभ्यासक्रम का भाग होंगे स्कूल तक, परंतु वेर एवर पॉसिबल। मतलब
सरकारी शालाओं में मातृभाषा में शिक्षा होगी, आंगनवाड़ी बेस होगा, व्यवसाय प्रशिक्षण अनिवार्य होगा, व्यवसाय प्रशिक्षण सिखाने वाले परंपरागत व्यवसायी होंगे, प्लेसमेंट भी किया जाएगा, संस्कृत का अध्ययन होगा, कलाओं का अध्ययन होगा और संस्कृति का भी अध्ययन इसमें कंपलसरी होगा। वेयर एवर पॉसिबल के चलते यह सारी बातें प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होगी। पहुंचिए 12वीं तक, पहुंच गया विद्यार्थी 12वीं तक। इस स्ट्रीम से, आंगनवाड़ी के स्ट्रीम से जाने वाला 12वीं तक का विद्यार्थी आगे क्या होगा? हमारी मान्यता है कि वह अर्धकुशल या अकुशल, अर्ध शिक्षित श्रमिक बनेगा और इधर से जाने वाला उच्च शिक्षा के स्ट्रीम में सहजता से प्रवेश पाएगा। यह होगी स्कूली शिक्षा। यह सारे प्रयासों में केवल 2 जगह पर प्राइवेट का उपयोग किया गया है और जिसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि वेयर एवर पॉसिबल की बात कही गई है। यह सिर्फ इसलिए 32 पेज स्कूली शिक्षा पर दिए गए हैं जिसमें मल्टी लैंग मदर टंग और यहाँ पर लिखा गया है, प्राइवेट शब्द पहली बार आया है। बोथ दिस विल बी फॉलोड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल वेयर एवर पॉसिबल। This will be followed by public and private school wherever possible. व्यवसाय शिक्षण, choice of subjects to study particularly in secondary school including subjects of physical education, arts and crafts, vocational skills will be part of the school curriculum education. संस्कृत भाषा स्कूल लेवल पर, संस्कृत भाषा स्कूल लेवल पर जिसके पास भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, 4:17 निकाल कर देखिए इस डॉक्यूमेंट का, पेज नंबर 14। संस्कृत भाषा के लिए और संस्कृति के लिए 4:17 से लेकर तो 4:22 तक इतने परिच्छेद इस पर दिए गए हैं और इसमें भी वेयर एवर पॉसिबल इन प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो, एक बार प्राइवेट स्कूल का शब्द प्रयोग किया गया है। परंपरागत व्यवसायों में उल्लेख है 426 6 to 8 ग्रेड, 6 से 8 ग्रेड के लिए व्यवसाय, कारपेंट्री, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये व्यवसायों का उल्लेख दिया गया है। मैंने संक्षेप में अपनी बात कही है। Providing quality textbooks at the lowest possible cost. Quality at lowest possible cost यह सरकारी शालाओं के लिए है। प्राइवेट स्कूल्स पर तो कॉस्ट की मर्यादा ही नहीं होती है, चाहे जितनी कॉस्ट वो ले सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम विल बी सिमिलर। अभी मैंने कोश्यारी जी का इनका स्टेटमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर स्टेटमेंट आपको पढ़कर बताया है कि हायर एजुकेशन के लिए सारे ही डिसिप्लिन्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्राइवेट स्कूल्स अपनी स्वयं के एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकते हैं, ऐसी सुविधा बनी रहेगी। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही है। वंस इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्टफोन्स और टैबलेट आर अवेलेबल इन होम्स और स्कूल्स, हर एक के पास इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्टफोन्स और टैबलेट अवेलेबल होंगे और इसीलिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग करने की सुविधा इस एजुकेशन पॉलिसी में है। सोचिए वो दिन कब आएगा जब हर एक घर में स्मार्टफोन और टैबलेट अवेलेबल होगा और उनका बच्चा इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अपनी शिक्षा ले सकेगा। आज ही इसके ऊपर विवाद चल रहा है, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहूँगा। टीचर्स एजुकेशन के लिए 4 साल का बीएड का एजुकेशन कंपलसरी किया गया है। डीएड खत्म हो जाएगा, बीएड का एजुकेशन कंपलसरी किया गया है। प्रवेश में एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्रवेश में आरक्षण होगा या नहीं होगा,
मालूम नहीं, परंतु एक बात कही गई है, merit based scholarship will be instituted across the country. मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, बीएड में जो जाएंगे उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसको संदिग्ध रखा गया है, कहीं पर भी इसकी बात नहीं कही गई है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि पॉलिसी बताती कम है, छुपाती ज़्यादा है। आरक्षण प्रवेश में बीएड के लिए, और बीएड के लिए एससी एसटी ओबीसी को स्कॉलरशिप, इसका कहीं पर भी प्रावधान का उल्लेख इस पॉलिसी में नहीं किया गया। वैसे भी जीओआई स्कॉलरशिप और प्रवेश में आरक्षण की बात कहीं पर भी नहीं कही गई है। इस प्रकार से यह शिक्षा नीति 32 पेज का स्कूली शिक्षा पर डॉक्यूमेंट है, जो संक्षेप में मैंने आपको बताया है। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 3 स्तरीय शिक्षा का विचार, ग्रेडेड इनइक्वलिटी की बात कही है, ग्रेडेड डिस्क्रिमिनेशन की बात कही है। 3 स्तरीय शिक्षा का विचार किया गया है, कॉलेज लेवल, लोएस्ट लेवल, जिसमें सिर्फ लर्निंग होगा, एजुकेशन होगा ग्रेजुएशन के लेवल तक। उसके बाद में एक स्टेट यूनिवर्सिटी का स्तर आएगा, मिडिल लेवल, जिसमें लर्निंग विल बी द मेजर फोकस, परंतु साथ में संशोधन की भी संभावनाएं बनी रहेगी। हायर एजुकेशन होगा उसमें, ग्रेजुएशन प्लस हायर एजुकेशन। तीसरी यूनिवर्सिटी या नेशनल यूनिवर्सिटी फोकस ऑन रिसर्च, संशोधन पर मेन फोकस होगा, परंतु उसमें भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा दी जाएगी। यह 3 स्तरीय शिक्षा है, कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी। यह हो गई एक ग्रेडेशन की बात। तीनों स्तर पर प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होगी। उसके आगे यह कहा गया है कि तीनों को ऑटोनॉमस किया जाएगा। ऑटोनॉमी की बात पॉलिसी में स्पष्टतया कही गई है कि यह ऑटोनॉमी एकेडमिक होगी, फाइनेंशियल होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव होगी। इसका अर्थ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी और प्राइवेट स्कूल के लिए भी हर एक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट हो या नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट, अपना अपना अभ्यासक्रम निर्धारित कर सकेगी और अपनी अपनी डिग्रियां दे सकेगी। समझ रहे मेरी बात को आप? कॉलेज लेवल पर कॉलेज भी ऑटोनॉमस होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी भी ऑटोनॉमस होगी, नेशनल यूनिवर्सिटी भी ऑटोनॉमस होगी, और अपने अपने स्तर पर अभ्यासक्रम का निर्धारण कर सकेंगे और डिग्री देने की ऑटोनॉमी भी उन्हें प्राप्त होगी। ठीक है, अब सोचिए कि कॉलेज का अभ्यासक्रम, कॉलेज का मैन पावर, टीचिंग स्टाफ और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर कॉलेज का शिक्षा का स्तर और ऑटोनॉमस कॉलेज जो डिग्री देने वाला है उस डिग्री का महत्व। स्टेट लेवल मैन पावर, टीचिंग स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम और फैसिलिटीज, रिसर्च की फैसिलिटी के साथ, और डिग्री देने की ऑटोनॉमी, उसकी डिग्री। उसके बाद में नेशनल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, जिसमें शायद विदेशी टीचर्स को भी आमंत्रित करने की, सैलरी देने की सुविधा विद्यमान हो सकती है, जो कॉलेज के लेवल पर तो नहीं है, स्टेट लेवल पर भी शायद ही उपलब्ध होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ और एनवायरनमेंट, सारा ही। तो 3 स्तर पर यदि डिग्री मिलती है तो डिग्री में इसको ग्रेडेड इनइक्वलिटी कहा गया है। कॉलेज में कौन जाएगा? जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकता वो।
स्टेट लेवल में कौन जाएगा? जो नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकता वो। प्राइवेट में कौन जाएगा? जो पब्लिक में नहीं जा सकता वो। ये हो गया एकेडमिक स्तर पर। अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की जा रही है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात यदि नेकेडली कहा जाए तो सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र से निवृत्त होना चाहती है, भले ही पॉलिसी में यह कहा गया हो कि जीडीपी का 6% सरकार शिक्षा में खर्च करेगी, ऐसी हम सिफारिश करते हैं। परंतु जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात होती है, आज भी सारे ही आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को लेकर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जेएनयू जैसा विद्यापीठ भी आज भी फीस चार्ज करता है। और सरकार आज भी उनको सिर्फ साल का 300 करोड़ का बजट देने में आनाकानी होती है। एक साल पहले ही जेएनयू में इसके चलते आंदोलन हुआ। ये जब स्थिति है तो जब नई एजुकेशन नीति के चलते यदि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आई तो निश्चित तौर पर यह सारी सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं जो ऑटोनॉमस है, सरकार उनको कहेगी कि आप ऑटोनॉमस हो तो आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी जनरेट करो, आपको करना पड़ेगा, हम सारा ही फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। कहाँ से जनरेट करेंगे? निश्चित तौर पर फीस से जनरेट करेंगे। तो एक प्रकार से फीस भी इनको जनरेट करना पड़ेगा। और फिर एजुकेशन पॉलिसी में एक जगह कहा गया है अफोर्डेबल एजुकेशन हम देने का प्रयास करेंगे। अफोर्डेबल एजुकेशन फ्री एजुकेशन नहीं होता। अफोर्डेबल एजुकेशन फ्री एजुकेशन नहीं होता। अफोर्डेबल एजुकेशन मतलब जो जिसको अफोर्ड कर सकता है वो, जो कॉलेज एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, सार्वजनिक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा। जो प्राइवेट कॉलेज में अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएगा। जो स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की अफोर्ड कर सकता है वो स्टेट में जाएगा। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल की अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट में जाएगा। जो नेशनल लेवल की सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकता है वो वहाँ जाएगा। जो जेएनयू अफोर्ड कर सकता है वो जेएनयू में जाएगा। जो नागपुर यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकता है वो नागपुर में जाएगा। जो गढ़चिरौली के कॉलेज में अफोर्ड कर सकता है वह गढ़चिरौली के कॉलेज में जाएगा। यह फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के चलते क्वालिटी एजुकेशन से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिप्राइव होगी। वैसे ही 12वीं में व्यवसाय प्रशिक्षण कंपलसरी कर 50% विद्यार्थी को हायर एजुकेशन से वंचित किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद फिर कुछ लोगों को वंचित किया जाएगा और बचे खुचे जो जाएंगे वो अफोर्डेबल स्कूल्स में जाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन की कोई गारंटी नहीं है। यह फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और आ गई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी तीनों स्तर पर होगी, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का अर्थ होगा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूट करने की ऑटोनॉमी और प्रवे विद्यार्थियों को एडमिशन देने की ऑटोनॉमी और साथ में अपना अपना फीस स्ट्रक्चर निर्धारित करने की ऑटोनॉमी। मैं फिर से दोहराता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का अर्थ होता है स्टाफ रिक्रूटमेंट की ऑटोनॉमी, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के रिक्रूटमेंट की ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का अर्थ होता है विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में ऑटोनॉमी। ये एकेडमिक बात नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, किसको प्रवेश देना। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का अर्थ होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लेकर अपना फीस स्ट्रक्चर निर्धारित करने की ऑटोनॉमी दोनों स्तर पर, कॉलेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और इसमें। तो सोचिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस किसके लिए और साथ में विदेशी विद्यापीठों को जोड़ दिए, यह किसके लिए। समाज में इस शिक्षा के चलते एक वर्ग होगा
एक वर्ग होगा जो वर्ग सिर्फ अर्धकुशल, अकुशल, अर्धशिक्षित श्रमिक होगा, जिसकी बहुतायत से आवश्यकता है। परंतु नेशनल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस के चलते जो विद्यार्थी जाएगा वो शासन में, प्रशासन में, सारे ही कारपोरेट सेक्टर में, बैंक्स में, LICs में और सारी जगह पर प्रशासन के स्तर पर होगा। इसका मतलब है कि हम प्रशासकीय क्लास निर्माण कर रहे हैं, क्लास एजुकेशन और मास एजुकेशन, ऐसे एजुकेशन स्ट्रीम्स में लोग डिवाइड होंगे। क्लास एजुकेशन यह क्लास के लिए और मास एजुकेशन ये मास के लिए होगा, जो आंगनवाड़ी से शुरू होगा। और क्लास एजुकेशन के चलते हम रूलिंग क्लास निर्माण कर रहे हैं, जहाँ की सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं में से हम सब्जेक्ट्स निर्माण करेंगे, पीपल नहीं रहेंगे, हम सब्जेक्ट्स निर्माण करेंगे इस प्रकार की। इसीलिए ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि एजुकेशन इज अवर राइट एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए शाहू महाराज जी ने कहा था एजुकेशन इज राइट एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, संविधान ने कहा था एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें समान शिक्षा का प्रावधान है। समान शिक्षा सिर्फ सरकार दे सकती है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के चलते समान शिक्षा कभी भी नहीं हो सकती। वंदना संघ ने शिक्षा नीति पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, वो अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। इसी का मराठी वर्जन हमारे मित्र अशोक सरस्वती जी ने तैयार किया है। मराठी में जिसको चाहिए वो अशोक सरस्वती जी से कांटेक्ट कीजिए, अंग्रेजी में जिसको चाहिए वो मेरे से या हमारे लोखंडे गुरुजी वंदना संघ के उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा बेसिक धारणा यह है कि यह एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा का हिंदुत्वकरण और कारपोरेटाइजेशन करने वाली शिक्षा नीति है। इसीलिए हमने सिर्फ पॉलिसी क्या कहती है इस पर निर्भर हम लोग नहीं रहे हैं। हमने इस पॉलिसी का परीक्षण, निरीक्षण, मूल्यांकन करने के लिए अपनी क्राइटेरियाज बनाकर हमने इसका मूल्यांकन किया है, जो मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। आखिर में ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब और परंपरा के लोग शिक्षा को समाज परिवर्तन का माध्यम मानते हैं, नए समाज के निर्माण का माध्यम मानते हैं। हम भी शिक्षा को नए समाज के निर्माण का माध्यम मानते हैं। RSS भी शिक्षा को नए समाज के निर्माण का माध्यम मानती हैं। यह नई शिक्षा नीति भी शिक्षा को नए समाज के निर्माण का माध्यम मानती है। प्रश्न यह है कि नया समाज मतलब कौन सा समाज? प्राचीन भारत में अस्तित्व में था वो समाज, या भारत के संविधान के प्रीएम्बल में दिया गया समाज? इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत के प्रीएम्बल में दिए गए समाज के निर्माण के लिए, पीढ़ियों के निर्माण में यह शिक्षा नीति योगदान देती है क्या? हमारा पहला सवाल है। संविधान के प्रीएम्बल में जो भावी भारत के समाज की संकल्पना की है, उसके निर्माण में इस शिक्षा से तैयार होने वाली युवा पीढ़ी योगदान देने में सक्षम होगी क्या? इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब नहीं है। दूसरा, ऐसी शिक्षा नीति के लिए एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट। एजुकेशन का मतलब सबको शिक्षा, सबको समान शिक्षा, यह फंडामेंटल राइट है और यह स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या यह पॉलिसी मानती है? बिल्कुल नहीं मानती। उल्टा ये पॉलिसी तो एडमिशन में जो आरक्षण है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप है, यह स्कॉलरशिप, आरक्षण और स्कॉलरशिप दोनों का बड़ी संदिग्ध तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। आप चाहे जो सोचो, हमने थोड़ी कहा कि सरकार नहीं देगी, हमने ये भी नहीं कहा कि सरकार को देना चाहिए।
सोचने वाली बात यह है कि पॉलिसी कहती है कि हम नहीं कहते हैं कि आरक्षण दे सरकार नहीं देगी, हम ये भी नहीं कहते हैं कि आरक्षण और स्कॉलरशिप सरकार ने, उल्टा यह पॉलिसी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहती हैं फिलॉन्थ्रॉपी के चलते आप बड़े दानी लोगों, दाता लोगों, आप लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी और अदर डिसएडवांटेजेस क्लास को फीस में कंसेशन देना चाहिए और संभव हो तो स्कॉलरशिप भी देनी चाहिए। किसको कहती हैं एजुकेशन पॉलिसी? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चलाने वाले को, जबकि वो एजुकेशन को प्रॉफिट अर्निंग सेक्टर के तौर पर देखते हैं। तीसरी बात हम लोगों ने कही है, क्या यह पॉलिसी शिक्षा का निजीकरण, यह पॉलिसी, तीसरी बात हम लोगों ने जो कही है, प्रलेख की बात हमने कही है। तीसरी बात ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, शाहू जी महाराज ये कहते हैं शिक्षा इट इज फॉर पब्लिक गुड, पब्लिक गुड इंक्लूड्स प्राइवेट गुड ऑल्सो। यह बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2002-03 में कुछ जजमेंट दिए हैं, उसमें प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट का राइट टू चार्ज द फीस फ्री स्ट्रक्चर के लिए जजमेंट दिया था। एजुकेशन इज फॉर प्राइवेट गुड एंड दोज हु वांट दो मस्ट पे। यदि यह पॉलिसी भी यही सोचती है कि एजुकेशन इज फॉर प्राइवेट गुड एंड दोज हु वांट दे मस्ट पे, हम यह पॉलिसी नहीं चाहते हैं। हम यह चाहते हैं एजुकेशन इज फॉर पब्लिक गुड एंड पब्लिक गुड इंक्लूड्स प्राइवेट गुड, देयरफॉर एजुकेशन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या इस सिद्धांत को मानती हैं? दूसरा, जैसा सुखदेव थोरात जी ने कहा है, पिछले अनुभव से इस शिक्षा नीति ने कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं की है। नई शिक्षा नीति जब आती है, वह शिक्षा नीति वर्तमान शिक्षा नीति की जो समस्याएं होती हैं उसके निवारण के लिए और वर्तमान शिक्षा नीति को अधिक अच्छा परिष्कृत करने के लिए नई शिक्षा नीति आती है। इस शिक्षा नीति ने वर्तमान शिक्षा नीति में, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो समस्याएं हैं वो समस्याओं पर विचार ही नहीं किया है। मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है और शिक्षा आम आदमी के पहुंच के बाहर पहुंच गई है। आईआईटीज़ भी कई लाख रुपया फीस चार्ज करती हैं। प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की पूरे मेडिकल्स की फी 5 करोड़ तक जाती हैं। तो ऐसे में आम आदमी शिक्षा से वंचित हो रहा है। यह पॉलिसी इस पर साइलेंट है। इतना ही नहीं, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रमोट एंड स्ट्रेंथनिंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये शब्द प्रयोग इस पॉलिसी में किए गए हैं। प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यह पॉलिसी है। इसका मतलब वंचितों की शिक्षा वंचितता और बढ़ने वाली है। शिक्षा पर बजट की बात करते हैं, बजट भी कहाँ खर्च होगा ये भी एक मुद्दा है। पॉलिसी एक्सपेक्ट करती हैं कि 6% जीडीपी का 6% बड़ी अच्छी बात होगी। यदि शिक्षा, हम तो इसके आगे जाते हैं, शिक्षा यह कंसोलिडेटेड फंड पर पहला चार्ज होना चाहिए। शिक्षा में जितना बजट सरकार दे उतना ही कम है। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की वंचितता बढ़ रही है। इस पॉलिसी में भी इनका उल्लेख है और इन पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, परंतु यह लोग क्वालिटी एजुकेशन से वंचित ना हो इसके लिए किसी भी प्रकार की कॉन्क्रीट पॉलिसी इसमें नहीं रखी गई है। खेद की बात है, आज कल परसों ही 15 अगस्त को हम लोगों ने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 77 वर्ष स्वतंत्रता को पूरे हो गए, परंतु आज भी आंगनवाड़ी से लेकर तो गवर्नमेंट की आईआईटीज नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में
प्राइवेट की तो बात ही छोड़िए, प्राइवेट की तो बात कभी सामने ही नहीं आती है। जाति आधारित भेदभाव किया जाता है। कॉन्वेंट के बाल आंगनवाड़ी के बारे में यदि पढ़ना है तो 2 साल पहले के इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए रिपोर्ट्स पढ़िए गुजरात के संबंध में। सवर्णों के लिए अलग आंगनवाड़ी है तो अछूतों के लिए अलग आंगनवाड़ी है। और वेमुला का केस हम लोग भूले नहीं होंगे। क्या यह शिक्षा नीति इस प्रश्न को सोचती हैं? यह भेदभाव न हो इसके लिए कुछ करती हैं? भेदभाव का जिक्र ही नहीं है तो भेदभाव के लिए यह क्या करना चाहेगी? इस माध्यम से क्या सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल सुरक्षित रखा जाएगा या प्राइवेटाइजेशन कर कर हिंदू मूल्य व्यवस्था पर आधारित शिक्षा नीति को दिया जाएगा? सेक्युलरिज्म, और ज्योतिबा फूले कहते हैं सेक्युलर एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती हैं, या गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी मालूम नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम इस शिक्षा नीति को नकारते हैं। और 2-3 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये कि हमें वह शिक्षा नीति चाहिए जो शिक्षा नीति हमारा राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, राइट टू ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन मान्य करती हो, और एजुकेशन इज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मान्य करती हो। वह शिक्षा नीति जो बाजारीकरण, व्यापारीकरण, कारपोरेटाइजेशन का विरोध करती हो और सबके लिए समान शिक्षा को पुरस्कृत करती हो। तीसरी बात, वह शिक्षा नीति चाहिए जो भारत के संविधान का सबसे अहम मूल्य धर्मनिरपेक्षता है वो संरक्षित करती हो। और अंत में मैं कहूँगा कि शिक्षा, खासतौर पर उच्च शिक्षा, यदि समाज परिवर्तन का सिर्फ व्यक्ति विकास का नहीं, पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल्स बढ़ाने का नहीं, समाज के परिवर्तन का माध्यम हो, तो संविधान के प्रीएम्बल में जो भारत का सपना दिया गया है, हिंदुस्तान का सपना नहीं, भारत का सपना दिया गया है, उसके निर्माण के लिए योग्य युवा पीढ़ी के निर्माण में योगदान देने वाली यह शिक्षा नीति चाहिए। वर्तमान शिक्षा नीति 2020 इन सब के दृष्टि से कोई भी कारगर साबित नहीं होती। इसलिए हम आम्बेडकरवादी, हम ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज और बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग इस नए शिक्षा नीति का विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे। और सारे ही पुरोगामी लोगों के लिए मैं आह्वान करता हूं कि इस शिक्षा नीति के विरोध के लिए हमें संगठित प्रयास करने चाहिए। सारे स्तर पर संगठित प्रयासों के लिए मैं आह्वान करता हूं। धन्यवाद। फिर से एक बार अपने इस नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर अपने विचार रखने के लिए आवाज़ इंडिया ने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं आवाज़ इंडिया के प्रति अपने आभार व्यक्त करता हूँ। सबको फिर से एक बार साधुवाद, अभिवादन और सप्रेम जय भीम।